आवाज नहीं आ रही मुझे? तो हम तो बचपन से पढ़ते हैं एक चीज कि कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है ना? कंपनी काय के लिए बनाई है? कोई पता था क्या कि वहां नहीं चल रही थी, तो लीगल बिजनेस को करने के लिए बनाई है ना? एंड बिजनेस करने के कंपनी क्या होते हैं, जो वो कहाँ लिखे होते हैं, जो चीजें कहाँ लिखी है, कंपनी वो सारा काम कर सकती है, बट कंपनी कैसी पर्सन है, खुद से वो काम करेगी क्या? तो फिर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, डेलीगेट किए जाते हैं दो अथॉरिटी को। कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का क्या देखते हैं, उनके पास डे टू डे बिजनेस के पावर होते हैं, वो कंपनी के क्या हैं, ऑफिसर एम्प्लॉय हैं कंपनी के, जबकि शेयर होल्डर कंपनी के ऑनर्स हैं। क्यों है ऑनर्स? हाँ, उनके पास डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के पावर नहीं होते उनके पास, एंड एक्सक्लूसिवली वो पावर केवल किसके पास है? एक्सक्लूसिवली मतलब जो पावर शेयर होल्डर के पास उसमें बोर्ड इंटरफेयर, जो पावर बोर्ड के पास उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस, जो पावर किसके पास होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होते हैं, शेयर होल्डर उसमें क्या कर सकता है? पहला एक्सेप्शन क्या बोलता है? नहीं बात क्या दिया है? क्वालिफाइड मतलब क्या? बैड इंटेंशन से काम कर रहे हैं। तो अगर डायरेक्टर्स जिनकी ड्यूटी बनती थी जीएफ के लिए काम करना कि जीएफ में काम करना, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अब अगर वो गुड फेथ में काम न करते हुए क्वालिफाइड पर्पस से कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ऐसी शेयर होल्डर उन पावर को यूज करता है जो किसके थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसा कि इस केस में हुआ था, क्या नाम है केस का? हाँ, तो इस केस में यही हुआ था। जैसे हमने फॉस वर्सेस हर बॉटल पढ़ा था ऑपरेशन रिस्क मैनेजमेंट के केस में, कर्म करो बे चैप्टर 12। पहले ही बोला था अगर पढ़ के नहीं आए तो रिवाइज क्या, तुम टाइम पास करो तुम्हारी जिंदगी का बैठ के, अगर तुम पढ़ के नहीं आए हो पूरा। मैंने बोला ना रिवीजन की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए, अगर तुमने पढ़ लिया सेल्फ स्टडी की लगती कि हाँ यार हम खुद से पढ़ें। अब अगर डायरेक्टर पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है रादर देन प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, तो उसे काम कंपनी के इंटरेस्ट में करना चाहिए, गुड फेथ में। अब अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है मतलब वो गुड फेथ में काम कैसे काम कर रहा है? तब उसे रोकने के लिए, है ना? फिर क्या बोला है? इनकम्पिटेंट मतलब डायरेक्टर डिसीजन लेने में क्या हो गया है? इनकॉम्पिटेंट हो गया। कॉम्पिटेंट हो गया मतलब जैसे हमने पढ़ा था 184, 184 क्या था? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। 184 क्या था? डायरेक्टर को क्या डिस्क्लोज करना पड़ता अपना, और जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर है वो डिसीजन में पार्टिसिपेट, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है। अगर सारे के सारे डायरेक्टर क्या हो गए? इंटरेस्टेड, क्या वो कॉम्पिटेंट है डिसीजन लेने के लिए? फिर डिसीजन लेगा कौन? शेयर होल्डर लेगा डिसीजन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है? डेडलॉक मतलब होता है डिस्प्यूट। तो डायरेक्टर्स में आपस में डिस्प्यूट हो गए, इकट्ठा कर लिए एक दूसरे से, साथ में काम करने को तैयार, रशिया और यूक्रेन की तरह लड़े जा रहे हैं, बाकी लोग मजे लिए जा रहे हैं। इसी सिचुएशन के अंदर अब अगर डायरेक्टर्स में आपस में ही खड़े हो गए हैं जिसके के कारण वो एक साथ में काम कर रहे हैं, तो फिर डिसीजन कौन लेता है? कंपनी किसकी है? फिर डायरेक्टर्स लड़ते रहेंगे तो हम वाली पता है। चलो नेक्स्ट, क्या सेक्शन दिया बोलेंगे? हाँ, क्या हेडिंग है 173 का? तो हमने पढ़ा था शेयर होल्डर डिसीजन का लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन का लेते हैं। अब बोर्ड मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन में होगी? कब से? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था उसके बाद कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी, और कितने दिन में करना जरूरी है? उसके बाद साल में कम से कम कितनी मीटिंग करना है? 4, और 2 मीटिंग के बीच में 100, साल में कम से कम कितनी मीटिंग करेंगे, और 2 मीटिंग के बीच में 100, ज्यादा का गैप नहीं होना, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट किन्हीं कंपनीज पे एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकती है, क्या प्रोवाइड कर सकती है? एग्जाम्पशन प्रोवाइड कर सकती है।
बाकी को भी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? प्रिया यहाँ से सब ठीक है? डिवीजन में वो बच्चे दिख रहे हैं जो रेगुलर क्लास में तो कभी नहीं पढ़े। वॉइस क्यों ब्रेक हो रही भाई? ढंग से बोल रहा हूँ ना। बेटा नेट की प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं तो गला फाड़ ही रहा हूँ यहाँ पे। फिर ओपीसी स्मॉल कंपनी, एक प्राइवेट जो स्टार्टअप है, एक प्राइवेट जो क्या है स्टार्टअप है, तो ऐसी सिचुएशन उन्हें भी पहली मीटिंग तो 30 दिन में ही करना है, कॉर्पोरेशन से 30 दिन में करना है। फिर उसके बाद क्या? हाँ, हर हाफ कैलेंडर ईयर में कितनी मीटिंग होगी? एक मीटिंग होगी, और साल की कितनी हो जाएगी? एंड दो मीटिंग के बीच में कम से कम 90 डेज का गैप होना चाहिए, होना चाहिए। फिर ओपीसी में अगर एक ही डायरेक्टर है तो वो बोर्ड मीटिंग करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं करेगा, अकेला किससे मिलना है। फिर सेक्शन 8 वाली कंपनी जो है ना, वो भी हर एक कैलेंडर मंथ में एक मीटिंग करेगी। फिर जो आईएफएससी कंपनी है उसकी पहली मीटिंग कितने दिन में होगी? 60 दिन। इनकॉर्पोरेशन से कितने दिन में? 60 दिन। फिर हर हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग करना है, साल की कितनी कर लेना है? 2। फिर हमें सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी देखने हैं, इससे रिलेटेड बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड सेक्रेटरी स्टैंडर्ड भी देखना है ना। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का ये कहना पड़ रहा है कि आपको साल की कितनी मीटिंग करना है? 4। साल की कितनी मीटिंग करना है? और 2 के बीच में 100। साल का मतलब कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं। साल का मतलब क्या है यहाँ पर? कैलेंडर ईयर से है। ठीक है। फिर बोला है जो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, क्या है बेटा? जो उसमें पहली मीटिंग तो आप 30 दिन में कर लोगे, के बाद कितनी मीटिंग करनी है? तो उसके लिए बोल दिया है 120 दिन के इंटरवल से आप बाकी की मीटिंग कर लेना। तब ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कम से कम 4 मीटिंग की जरूरी नहीं। पहली मीटिंग तो कितने दिन में हो जाना चाहिए, के बाद 120 दिन के इंटरवल से आप जितनी मीटिंग कर सकते हो। फिर सेबी अंकल के प्रोविजन केवल किस पे लगते हैं? और किसी पर एप्लीकेबल? एंड बोला है सेबी ये नहीं बोल रहा है कितने टाइम में मीटिंग करना है, क्या करना है, कैसे करना है। वो बोलता है अगर किसी बोर्ड मीटिंग इन मैटर्स पर डिसीजन लेना है, अगर किसी बोर्ड मीटिंग में क्या करना है, तो उसकी प्रायर इंटीमेशन आपको किसको देनी पड़ती है? स्टॉक एक्सचेंज, है ना। वापस से क्या बोलता है ये? तो केवल तो उसकी प्रायर इंटीमेशन आपको किसको देना पड़ेगी? स्टॉक एक्सचेंज को देना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे अगर बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस होना है, या बायबैक या फंड रेज करना है, या बोनस के बारे में, तो बोर्ड मीटिंग कम से कम, है ना। फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स के केस में तो कम से कम कितने दिन पहले बताना है। फिर अगर सिक्योरिटीज के राइट्स में अल्टरेशन करना है, किस तरह का चेंजेस करना है, कितने वर्किंग डेज पहले बताना पड़ेगा? 11 वर्किंग। नेक्स्ट क्या सेक्शन दिया है? 173 सबसेक्शन 3। क्या हेडिंग है? बोर्ड मीटिंग का नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देंगे? कैसे देंगे? किसको? कहां पर? उनके कैसे भेजेंगे? में से किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। फिर 7 से कम दिन का अगर नोटिस दिया है तो वो क्या कहलाता है? हाँ, अगर 7 से, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अगर मीटिंग किसे कॉल हुई है तो क्या मीटिंग वैलिड होगी? तो उसके लिए ये प्रोविजन कंप्लाई करना पड़ेंगे। शॉर्टर नोटिस पर अगर आपने मीटिंग वैलिड होगी या नहीं होगी, उसके लिए ये प्रोविजन देखना पड़ेंगे आपको। ठीक है? सबसे पहले बोला है देखो कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड है, या अगर कंपनी में कौन है, तो जो शॉर्टर नोटिस से मीटिंग बुलाई थी उसमें कम से कम एक आईडी का आना जरूरी है, और अगर उसमें एक आईडी आ जाता है तो बोर्ड मीटिंग वैलिड हो गई। अगर उसमें कौन आ जाता है बेटा? एक, बोर्ड मीटिंग वैलिड हो गई। ठीक है। लेकिन बोर्ड मीटिंग में अगर आईडी हालांकि कंपनी में अपॉइंटेड है, हाँ,
हालांकि कंपनी क्या है, बट बोर्ड मीटिंग में आया क्या, क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में बोर्ड मीटिंग हो जाने के बाद उसके क्या बनाओ, मिनट्स। मिनट्स बनाकर सारे डायरेक्टर को सर्कुलेट कर दो, और उन सारे डायरेक्टर में से एटलीस्ट एक आईडी रेटिफाइड कर, एक आईडी रेटिफाइड कर दे, मतलब कंफर्म कर दे कि हाँ सब ठीक है। शॉर्टर नोटिस पे जो आपने मीटिंग कॉल की थी वो क्या हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी में आईडी अपॉइंटेड ही, तो उसका आंसर कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है, उसका आंसर लिखा है एसएस में। एसएस बोलता है अगर कंपनी में आईडी अपॉइंटेड ही, तो फिर डिसीजन जो है वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी ने अप्रूव किया है। किसने अप्रूव किया है, कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, 12। कोरम के लिए कितने चाहिए, मान लो मीटिंग में आए हैं 5, क्या कोरम है, तो उनकी मेजोरिटी डिसीजन लेती है हमेशा। तो 5 की मेजोरिटी कितनी, ये 3 मेजोरिटी किसकी है, वेरी गुड, प्रेजेंट एट द मीटिंग। हमें क्या बोला है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी के डायरेक्टर कितने हैं, 12 की मेजोरिटी कितनी, 7 की अप्रूवल चाहिए। जबकि मीटिंग में आए कितने थे, तो 5 में से 7 तो अप्रूवल नहीं दे सकते। तो फिर दूसरा तरीका वही है, क्या बनाओ, मिनट्स। मिनट्स बनाकर सबको सर्कुलेट कर दो, और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर मतलब 12 में से कितने डायरेक्टर कम से कम अप्रूवल कर दें तो पास। समझ में आया। मान लो मीटिंग में ही 7 आ गए थे, सातों ने क्या कर दिया, कोई टेंशन। 10,000 रुपए का फाइन लगता है अगर ये नोटिस वाले प्रोविजन का क्या किया है, ऑन कंप्लायंस वायलेशन। और एसएस में क्या कहा है, नोटिस कैसे देंगे, आज सर मीटिंग का नोटिस सारे डायरेक्टर को राइटिंग में दिया जाएगा, जैसे क्या स्पीड पोस्ट या फैक्स या ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं भेजना है, क्यों, प्रूफ नहीं रहता। और हमें बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजा, इसका प्रूफ रखना जरूरी है क्या, क्यों, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में लिखा है कि अगर जितनी मीटिंग अटेंड नहीं की तो ऑफिस वैकेंट हो जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि ये डायरेक्टर पिछले 12 महीने नहीं आए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उसे क्या दिया था, फिर भी नालायक नहीं है, आपको प्रूव करना। क्या समझ में अपने को, चलो। फिर क्या बोला है, ऐसा नोटिस कम से कम कितने दिन पहले देंगे, जब तक कि आर्टिकल में लॉन्गर पीरियड, आर्टिकल में हम लिख सकते हैं कि ज्यादा दिन पीरियड पहले दिया जाए। फिर क्या बोला, नोटिस कैसे भेजना है, तो फिर 2 दिन और छोड़ देंगे एक्स्ट्रा, कि पोस्ट से पहुंचने में 48 घंटे लगते हैं, 2 दिन और छोड़ देंगे अपन। बट अगर फैक्स से भेजा है या इमीडिएटली मिलता है और छोड़ने की जरूरत। फिर अगर मीटिंग क्या होती है, तो एडजेंट मीटिंग का नोटिस भी सारे डायरेक्टर को देंगे, इवन उसको भी देंगे जो मीटिंग के अंदर नहीं आए। फिर नोटिस में क्या मेंशन करेंगे, काहे का सीरियल नंबर, बोर्ड मीटिंग का 5वें नंबर की, 50वें नंबर की, 70 नंबर की, फिर डे। देखो कहीं भी लिखा है क्या एजेंडा देना, मैंने पढ़ाया था बोर्ड मीटिंग का एजेंडा देना जरूरी किसके हिसाब से, एसएस के हिसाब से, बाद में लिखा, एसएस में यहां नहीं लिखा बट बाद में लिखा। फिर क्या बोला है, डायरेक्टर्स को ऑप्शन के बारे में बताएंगे, कैसा ऑप्शन, आवाज ठीक आ रही है मेरी, देखना है कौन से ऑप्शन के बारे में बताओगे, कि भैया तो फिजिकली भी आ सकता और जैसा तेरी मर्जी पड़े वैसा आ जा, बट अगर तू कैसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली, तो एडवांस में बता देना। बराबर आ रही है, कट कट के आ रही है, ओके। तो ये अपन बता देंगे कि भैया तेरे को अगर इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा हो तो तू एडवांस में क्या दे देना, इंटीमेशन जाएगा ये। अब आवाज आ रही है मेरी। फिर नोटिस हम पोस्टल एड्रेस पर भेजेंगे, डायरेक्टर का जो पोस्टल एड्रेस उन्होंने DIR 2 में हमें दिया था उस पर भेजेंगे। अगर हमारे पास तो दिन के अंदर जो उनका उस पर भेजेंगे। हमेशा क्या रखना है, प्रूफ ऑफ सेंडिंग, कम से कम कितने साल तक, कौन संभाल के रखेगा। फिर भले ही मीटिंग प्री डिटरमाइंड डेट्स पर होती हो तो भी नोटिस देना जरूरी है। आया था जैसे मैं, कि हमने लिखा है कि हर महीने की पहले तारीख को मीटिंग होगी आर्टिकल में,
तो भी नोटिस भेजना जरूरी। फिर क्या बोला, पीपी गुप्ता का केस दिया, परमेश्वरी प्रसाद गुप्ता का, तो इस केस में यही लिखा था क्या, अगर नोटिस तो मीटिंग वैलिड नहीं कहलाएगी। मीटिंग वैलिड नहीं कहलाएगी मतलब उसमें जो भी क्या लिया आपने, कुछ भी वैलिड नहीं हो। फिर मीटिंग कौन कॉल कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग कौन कॉल करेगा, उसके रिलेशनशिप में प्रोविजन दिए हैं। बोले कोई भी डायरेक्टर किसी भी टाइम मीटिंग कॉल कर सकता है। क्या बोला, बोल के बताओ। कोई भी मतलब एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, बट डायरेक्टर चाहे तो रिक्विजिशन दे सकता है, किसको, कंपनी सेक्रेटरी को या अथॉराइज कर। कौन, डायरेक्टर चाहे तो क्या दे सकता है, किसको, बोल सकता है यार मीटिंग करे यार। और अगर उन्होंने बोला है, किन्होंने, मीटिंग कॉल करना पड़ेगी। मीटिंग कॉल करने से पहले आप कंसल्ट करोगे किससे, ऊपर के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली मीटिंग कॉल होगी, आर्टिकल में कुछ अलग लिख हो जाएगा ये। फिर चेयरमैन जो है मीटिंग कंडक्ट करेगा और वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है अगर मेजोरिटी ने बोला है तो, है ना। फिर अर्जेंट बिजनेस को करने के लिए शॉर्टर पीरियड पर आएगा, शॉर्टर पीरियड वाला पढ़ लिया अपन ने अभी। एजेंडा मैंने बताया एसेट्स के हिसाब से क्या देना जरूरी है, काहे का एजेंडा, काहे का एजेंडा, एजेंडा देना जरूरी है, किसके हिसाब से, एसेट्स के हिसाब से। इसके भी लगभग वही प्रोविजन है जो ऊपर अभी अपन ने पढ़े थे, है ना। रिवाइज करवाने की जरूरत मुझे दिख नहीं रही है। अब ये दो पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। बोले क्या, मीटिंग के अंदर अगर यूपीएसआई डिस्कस होना, यूपीएसआई मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मीटिंग के अंदर अगर क्या डिस्कस होना, बोलो, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि शेयर्स के प्राइसेस में क्या ला सकती है, हाँ चेंजेस ला सकती है, फ्लक्चुएशन ला सकती है, अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी तरह प्राइस जा सकती है, नहीं जा सकती। तो ऐसी का यूपीएसआई डिस्कस करने वाले हो कि बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग का नोटिस शॉर्टर देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें अलग से प्रोविजन, है ना। तो अगर शॉर्टर नोटिस हमें देना है, हमें क्या देना है, हम जो एजेंडा भेज रहे हैं ना उसमें क्या है, यूपीएसआई, हम जो एजेंडा भेज रहे हो कितने दिन पहले देना, 7 दिन पहले, बट उस एजेंडा में क्या है कि वो शॉर्टर नोटिस पे देना चाहते हैं। तो बोले क्या किया जाए, तो बोले या तो जनरली फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ ना, कि जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ उसकी क्या हुई, जो उसमें मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जिसमें से एक आईडी भी हो, उसमें किसकी बेटा, उनकी एक बार कंसेंट ले लो। इस पूरे साल में जब भी बोर्ड मीटिंग में यूपीएसआई डिस्कस होगा, का एजेंडा हम शॉर्टर नोटिस पर ही भेज, आपको अगर जनरली एक बार क्या दे दिया गया है, खेल खत्म, कोई टेंशन। या आप स्पेसिफिक कंसेंट लो, कब, बोर्ड मीटिंग जब कॉल करोगे उस समय किसकी कंसेंट लेनी है, जिसमें से एक कौन होना चाहिए, आईडी का होना जरूरी। समझ में आया ये, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फेस टू फेस कौन कौन है, बहुत सारे लोग फेस टू फेस लोग कारण तो तुमको पढ़ने को मिल रहा, भरी हुई पूरी क्लास, पागलों जैसे बैठे हो, तब आए ना जवाजरी। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22, है ना, उसकी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हुई, कंपनी में कितने डायरेक्टर थे, 9 की मेजोरिटी कितनी, इंक्लूडिंग एक, हमने कंसेंट ले ली। अब 21-22 में जितनी बार भी क्या होगी बोर्ड मीटिंग जिसमें क्या डिस्कस होना है, तो एजेंडा हम शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हैं, बार बार पूछने की जरूरत। 22-23 में अगेन फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल लेना है, कितने डायरेक्टर थे, 9 की मेजोरिटी इंक्लूडिंग, तो 6 की लेनी है कि 5 की लेनी है, जिसमें से एक आईडी भी होगा, 5 प्लस एक आईडी नहीं लेना है। अब 22-23 के अंदर जब हमने स्टार्टिंग में कंसेंट ली तब कितने डायरेक्टर थे,
तो हमने 5 इंक्लूडिंग एमडी की आईडी की कंसेंट ली। अब ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर में क्या आया है? चेंज। बोलो क्या बोला मैंने? अब डायरेक्टर्स में चेंज आया, एक नया डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। टोटल डायरेक्टर कितने थे पहले? अब एक हो, कितना हो गया? 10 की मेजोरिटी कितनी? पहले हमें कितने की थी? 5 की ही अप्रूवल थी। अगर मान लो पहले हमें 8 ने अप्रूवल दे रखी थी, कितने ने? तो 9 में से अगर 8 ने अप्रूवल दे रखी थी तो 10 में से भी 8 की अप्रूवल तो है ही, वापस से कुछ करने की जरूरत। बट अगर हमें अप्रूवल ही कितनों ने दी थी तो 5 की मेजोरिटी नहीं, कितने की है? अगर ऑलरेडी 6 की अप्रूवल थी तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट ऑलरेडी अगर 6 की अप्रूवल, या तो एक दो तरीके हमारे पास, वो एक नया डायरेक्टर है ना, उसे अलग से कंसेंट ले लो। तो 5 की कंसेंट पहले से थी, एक नए ने दे दी 6 की होगा। अगर नया वाला कंसेंट, तो फिर आप वापस से बोर्ड मीटिंग कॉल करो जिसमें कितने डायरेक्टर आएंगे? आप 10 की मेजोरिटी मतलब इंक्लूडिंग कंसेंट। हर्षाली क्या पॉइंट समझ में आया ये बोलो, नोटिस ऑफ मीटिंग वाले सेक्शन का। इस सेक्शन ही नोटिस ऑफ मीटिंग ही चल रहा है, समझ में आया? अब हम देखते हैं डायरेक्टर रिड्यूस हो गए। कितने डायरेक्टर थे? मेजोरिटी। जिन 5 ने अप्रूवल दी है तो 4 ने क्या दी है? अप्रूवल। जिन 5 ने अप्रूवल दी थी उसमें से 2 रिजाइन करके चले गए। अब टोटल डायरेक्टर कितने बचे? ठीक है, 7 में से अप्रूवल कितनों की है? मेजोरिटी 4 की अप्रूवल चाहिए ना, जबकि पहले अप्रूवल कितनों ने दी थी? उसमें से 2 चलेगा तो अप्रूवल कितनों की हमारे पास? हमारे पास ऑलरेडी अप्रूवल कितनों की? 5 में से 2 गए 3 की। 4 ने तो पहले भी मना किया था। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 4 की मेजोरिटी चाहिए, वापस से बोर्ड मीटिंग कॉल करना पड़ेगी। और हर्षाली सेक्शन का नंबर है 173, 73 ही चल। बोर्ड मीटिंग का नोटिस, बोर्ड मीटिंग की फ्रीक्वेंसी सब 173 में ही दिया। हो जाएगा ये। फिर कंसेंट मिल गई, इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? सप्लीमेंट्री नोट्स मतलब कि हमने एजेंडा भेज दिया के बाद भी अगर हमें और कोई इंफॉर्मेशन शेयर, वो सप्लीमेंट्री नोट्स कहलाएंगे, बाद में दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। ठीक है, फिर क्या बोला है? जो भी डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे बोर्ड मीटिंग के एजेंडा के साथ, उस जो बिजनेस है उसका क्या समझाना, आपको नेचर समझाना, स्कोप, इम्प्लीकेशन सब कुछ बता देना है। जैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप समझाते हो ना शेयर होल्डर को, इसी ही डायरेक्टर को बता देना, बेसिस पर वो क्या ले सके डिसीजन। एजेंडा में जो आइटम इंक्लूडेड नहीं है वो चेयरमैन की परमिशन से हम क्या कर सकते हैं? चेयरमैन के साथ साथ किसके अप्रूवल चाहिए? जबकि जनरल मीटिंग के केस में बताया था एजेंडा के बाहर जाकर चेयरमैन की परमिशन, मेजोरिटी की परमिशन से भी नहीं हो सकता। बोर्ड मीटिंग में हो सकता है कि बोर्ड मीटिंग का लॉ के हिसाब से एजेंडा देना जरूरी नहीं था, तो हमने नहीं दिया। तो बाद में हम उसे चेयरमैन एज वेल एज ये एग्जांपल दिए आपको समझाए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या सेक्शन है? 173 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? तो डायरेक्टर डिसीजन कितने तरह से लेता है बेटा? 2 तरह से। एक तो बोर्ड मीटिंग करके 173 के हिसाब से, तो हम क्या कर लें इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा आरबीसी से ले सकते हैं 175। आरबीसी याद आया क्या था? क्या होता उसमें में कि हम डायरेक्टर्स के घर पे सारी चीजें भेज देते हैं, वो घर बैठे बैठे अपने को कंसेंट देते हैं, आने की जरूरत होती नहीं, आने की जरूरत। ठीक है, अब क्या बोला है? बोर्ड मीटिंग करना क्या है? हर डिसीजन बोर्ड मीटिंग में ले सकते हैं, कोई डिसीजन नहीं है जो कहां नहीं लिया जा सकता हो। आरबीसी करना कंपलसरी, ऐसा कोई बिजनेस जो आरबीसी में जरूरी है। आरबीसी से मीटिंग करना ही जरूरी नहीं है। आरबीसी से मीटिंग करना जरूरी है क्या? ये भी जरूरी नहीं। अब अगर क्या होती है तो फिर बोर्ड मीटिंग अटेंड फिजिकली किए जा सकता है और वर्चुअल, है ना। डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, डायरेक्टर क्या करेगा? तो वो फिजिकली कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब वर्चुअली कर रहा है, ऑडियो विजुअल मींस या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होकर वो सारे मैटर्स को ट्रांसलेट कर सकता है क्या? क्या फिर से बोलो। और उसे कोरम के लिए हमेशा काउंट किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट होकर वो सारे मैटर ट्रांसलेट
कर सकता है एक्सेप्शंस को छोड़कर। जो 5 एक्सेप्शन किसने बताए हैं, उनको वो कैसे अटेंड करेगा, कैसे नहीं करेगा, कौन कौन से 5 है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद होना चाहिए। हाँ, क्या बोला अपन ने कि इन मैटर्स को डायरेक्टर कैसे अटेंड करेगा, कैसे नहीं कर सकता है, और अगर उसने कैसे किया तो उसे कोरम के लिए काउंट, बट एक्सेप्शनल केस में उसे कोरम के लिए काउंट कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केस में उसे काई के लिए काउंट कर सकते हैं, कोरम के लिए काउंट कर सकते हैं। कब, जब इन मैटर्स पर, जब इन मैटर्स पर फिजिकली कोरम प्रेजेंट है। इन मैटर पर क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रॉनिक वालों को काउंट नहीं करें तो कोरम प्रेजेंट है क्या, तो अगर इन मैटर पर क्या है फिजिकली कोरम, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वालों को भी अलाउड कर दिया जाएगा कि आप आज, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया ना। तो अगर कोरम मीटिंग में प्रेजेंट है कैसी, तो अदर डायरेक्टर कैसे काउंट ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, कर सकते, ठीक है। तो या तो इन पर्सन कर लो, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीटिंग कर रहे हो, तो फिर हम क्या कर सकें प्रोसीडिंग्स को, और जो डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है उसको भी रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज कर सकें अपन। हमारे पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, स्टोरेज होनी, सारी चीजों। नेक्स्ट क्या दिया है, क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम मीटिंग कैसे करना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है, ये बताया आपने को, है ना। पहले तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब बता दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम हम एक दूसरे को देख पाए, सुन पाए, भले हम कितने भी डिस्टेंस पर बैठे हों, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, है ना। अब अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग कर रहे हैं तो ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बोल के बताओ क्या बोला। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल अरेंजमेंट करें प्रॉपर, किसी तरह का फेलियर नहीं होना चाहिए, सारी चीजों का अरेंजमेंट होना चाहिए। फिर चेयरपर्सन एंड कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि इन मामलों पर वो ड्यू केयर ले, रिजनेबल केयर ले। आपको क्वेश्चन आ सकता है एज ए कंपनी सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगर मीटिंग होती तो आपकी क्या ड्यूटी। तो पहला क्या करना अपने को, सफिशिएंट सिक्योरिटी होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होना चाहिए सबको पहचानने की, है ना। फिर क्या, प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए नेट अवेलेबल हो, सारी चीजें अवेलेबल हो। फिर हम रिकॉर्डिंग को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बेसिस पर क्या बनाएंगे, फिर जो भी रिकॉर्डिंग है वो हमें संभाल के रखना है जब तक कि क्या ना हो जाए, ऑडिट, है ना। फिर क्या बोला है, डायरेक्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, ये चेक कर लेंगे अपन, और ये इंश्योर करना है कि एक दूसरे को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। फिर नोटिस जैसे हम फिजिकल मीटिंग होने पर करते थे वैसे ही मीटिंग का नोटिस सारे डायरेक्टर्स को भेज दिया जाएगा कि नहीं भेजेंगे। फिर उनके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है बता देंगे कि आप चाहो तो बोर्ड मीटिंग में आ सकते हो फिजिकली, या हाँ, बट अगर आप कैसे आ रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली तो एडवांस में बता दें, ठीक है। फिर डायरेक्टर चाहे तो कैलेंडर ईयर के स्टार्टिंग में ही बता सकता है इस कैलेंडर ईयर में जितनी भी क्या होगी, तब मैं कैसे आऊंगा मैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली आऊंगा सर। अगर स्टार्टिंग में उसने बता दिया है तो उस पूरे कैलेंडर ईयर के लिए उसकी कंसेंट मिल, अगर स्टार्टिंग में उसने पर्टिकुलर मीटिंग को अगर वो इलेक्ट्रॉनिक अटेंड करना चाहता है तो तब बता, ठीक है। फिर अगर वो कुछ बताता नहीं तो मानेंगे वो फिजिकली आएगा। फिर क्या होगा, रोल कॉल, रोल कॉल मतलब अटेंडेंस ली जाएगी। हाँ, क्या बोलेंगे रोल कॉल में वो अपना, हाँ पढ़ो पढ़ो जल्दी जल्दी, एक दूसरे को देख और सुन पा रहे हैं। फिर रोल कॉल के बाद हम इन्फॉर्म कर देंगे कि कोरम मौजूद है और मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को क्या कर दिया जाएगा, चालू। फिर रोल कॉल मीटिंग कंक्लूड होती है तब भी कराएंगे, और अगर बीच में ब्रेक होता है फिर मीटिंग का वेन्यू क्या रहेगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मीटिंग किस प्लेस पर हुई मानी जाएगी, जहां पर आप फिजिकली आ सकते थे, जहां पर आप मीटिंग अटेंड करने कैसे आ सकते थे, मीटिंग का प्लेस तो वही माना जाएगा, सारे स्टेचुटरी रजिस्टर वगैरह वहीं रखे जाएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन कैसे होगा, जो डायरेक्टर
वर्चुअली अटेंड कर रहा है वो अपनी कंसेंट दे देगा और उसकी कंसेंट के अकॉर्डिंगली कंपनी सेक्रेटरी या चेयरमैन रिकॉर्ड कर लेंगे कि उस डायरेक्टर ने कंसेंट दे दी थी साइन करने। ठीक है, बीच में कोई भी इंटरप्शन आता है तो वापस से आपको रिपीट करना पड़ेगी सारी चीजें। फिर डायरेक्टर के अलावा कोई व्यक्ति नहीं रहेगा वहां चेयरमैन की परमिशन के बिना। मिनट्स बना लेंगे, ड्राफ्ट ऑफ द मिनट्स 15 दिन में सबको सर्कुलेट करेंगे, उनसे उनकी सजेशन मांग लिया जाएगा, उसके ऊपर कमेंट्स मांग ली जाएगी एंड 7 दिन का टाइम देंगे उनको और 7 दिन बाद मिनट्स क्या हो जाएंगे फाइनल। क्या गए नेक्स्ट क्या है, कौन सा सेक्शन है? कंपनीज एक्ट में भी कोरम के प्रोविजन है और सेबी गाइडलाइंस में भी कोरम के प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट के सारे कंपनीज पे लग रहे हैं। कौन सा सेक्शन है, क्या बोला है? जबकि सेबी क्या कह रहा है कि जो टॉप नहीं बात कौन सी टॉप 1/3 और whichever is और उसमें से एक आईडी का होना चाहिए, बिना आईडी के आप मीटिंग नहीं कर। कौन सी कंपनी के केस में? अगर वो टॉप 2000 की कैटेगरी में। ओके चल, कोरम क्या होती है बोल के बताओ? मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जिनका मीटिंग में आना जरूरी है, पर्सन अगर मीटिंग में तो फिर कोरम कितनी 1/3 और whichever is higher। जबकि सेबी क्या बोल रहा है 1/3 और whichever is और एक कंपनी सेक्ट के हिसाब से किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर का होना जरूरी। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आ रहे हैं उनको भी कोरम के लिए काउंट करेंगे, उन एक्सेप्शनल बिजनेस को छोड़कर। फिर अगर कोरम कम हो जाती है तब अरे यहाँ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कोरम से भी कम हो गए हैं, क्या बोला बोलो? तो ऐसी सिचुएशन में रिमेनिंग डायरेक्टर केवल 2 पर्पज से काम कर, या तो जनरल मीटिंग कॉल करके डायरेक्टर अपॉइंट करवा लें या खुद डायरेक्टर अपॉइंट कर लें कोरम के बराबर। फिर अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर, कौन से डायरेक्टर 2/3 या उससे ज्यादा हो जाते हैं ना, फिर से बोलो कौन से डायरेक्टर? तो रिमेनिंग डायरेक्टर अगर कम से कम कितने हैं तो वो क्या मान लिए जाएंगे? पब्लिक कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर को कोरम के लिए नहीं लेते हैं, किसमें लेते हैं? अब अगर आधे घंटे में कोरम मीटिंग क्या हो जाती है एडजर्न, तब वो डे अगर फ्रैक्शन आता है कोरम के कैलकुलेशन में राउंड ऑफ करके, समझ में आया? चेयरमैन मेजोरिटी की कंसेंट मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। कोरम ना केवल मीटिंग शुरू होते समय जबकि थ्रू आउट द मीटिंग होना जरूरी है, समझ में आया? प्राइवेट कंपनी के केस में तो इंटरेस्टेड डायरेक्टर को भी लेते हैं, पब्लिक के केस में और ये लिस्टेड का मैंने आपको बता दिया। सेक्शन 8 वाली कंपनी में कितने मेंबर्स या 25% ऑफ टोटल मेंबर व्हिचएवर इज कोरम होना कम से कम 2 जाएगा ये। नेक्स्ट क्या है, तो हम रिजोल्यूशन कैसे पास कर सकते हैं? आरबीसी मतलब क्या कि हम बोर्ड मीटिंग सारे डायरेक्टर्स को उनके घर पे ही सारी चीजें भेज देंगे और वो घर से हमें जवाब दे देंगे। तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं तो उनके एड्रेस पर हम सारी चीजें डिलीवर करवा देंगे और वो घर बैठे बैठे हमें अपना रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर 2/3 डायरेक्टर, कितने डायरेक्टर? चेयरमैन को बोलते हैं कि इस मैटर को आप आरबीसी से मत करवाओ, कैसे करवाओ? फिजिकली करवाओ, कैसे करवाओ? तो फिर वो मैटर कैसे करवाया जाएगा? कैसे नहीं, आरबीसी जाएगा ये। चलो यहां तक डाउट हो तो पूछो, नहीं तो जिगल स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को कोई डाउट? तो हमने पढ़ा है कि कंपनी कैसी पर्सन है, खुद से कोई काम होता है क्या? तो कंपनी के काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कौन करते हैं? शेयर होल्डर। अब जो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। ये जरूरी है कि वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद एक्सरसाइज करें या वो अपनी कमेटी बनाकर वो पावर उन्हें डेलीगेट कर सकते हैं क्या? हेडिंग समझ में आ रहा है? तो 2 तरह के प्रोविजन है। पहला तो कंपनीज एक्ट में कई सारे सेक्शन ऐसे दिए हैं जिसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन मैटर्स पर पावर डेलीगेट करना ही पड़ेंगे। तो क्योंकि कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा है, कैसा लिखा है?
कि पावर डेलीगेट करना ही पड़ेंगे, कमेटी आपको बनानी ही पड़ेगी, तो आपके पास चॉइस है ही नहीं, आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको कमेटी बनानी ही पड़ेगी। बट ऐसे मैटर जिनके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन नहीं है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहते हैं कि हम कमेटी बनाकर पावर उन्हें क्या कर दे, डेलीगेट कर दें, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वहां ये बोला है कि जो पावर बोर्ड मीटिंग में करना जरूरी है ना, उन्हें तो आप डेलीगेट, बट जो पावर बोर्ड मीटिंग में करना जरूरी एंड रूटीन नेचर के हैं, किस नेचर के हैं, हाँ डेली बेसिस के हैं, रूटीन नेचर के हैं, ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्पेशल चीजें नहीं है, तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, कमेटी बनाकर डेलीगेट कर सकते। ये चीज आई समझ में अपने को। तो कंपनीज एक्ट के अगर प्रोविजंस देखें तो हमें डेलीगेशंस के प्रोविजंस दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया है ऑडिट कमेटी, है ना, कौन सा सेक्शन है ये, तो जिन जिन कंपनीज के ऊपर ऑडिट कमेटी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं उन कंपनीज के लिए क्या है, फिर मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है, ऑडिट कमेटी बनाए, ऑडिट कमेटी बनाना क्या है, मैंडेटरी, है ना। तो प्रोविजन किस पे लग रहे हैं, तो पहला लग रहा है हर लिस्टेड कंपनी को जो अपनी ऑडिट कमेटी बनानी है वो कंपनीज एक्ट एज वेल एज सेबी के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, दोनों के प्रोविजंस आपको कंप्लाई करना पड़ेंगे, है ना। बट जो प्राइवेट कंपनी है उसके ऊपर तो प्रोविजन लगते ही नहीं है, प्रोविजन किस पे लगते हैं, उसमें वही था, क्या था हमारा, पीटीबी 50 करोड़ या उससे ज्यादा, समझ में अपने को। तो इनके केस में फिर ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी हो जाता है। ऑडिट कमेटी बनाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के रिलेशनशिप में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने के रिलेशनशिप में, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के रिलेशनशिप में अपने जो पावर होते हैं वो पावर किसको डेलीगेट कर देते हैं, ऑडिट कमेटी। तो जिन कमेटी के अंदर एसी लगा हुआ है जिन कंपनीज के अंदर, तो वो सारा काम करती है ऑडिट के रिलेशनशिप में। अब ये जो पेड अप कैपिटल और टर्नओवर हमें लेना है वो किसके हिसाब से लेना है, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली लेना है। फिर ऑडिट कमेटी में कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे, मेजोरिटी के कैसे होंगे, फिर मेजोरिटी के डायरेक्टर इंक्लूडिंग, हाँ वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ और समझ सकते हो। भाई जब आप ऑडिट कमेटी या ऑडिट के रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिलेशनशिप में काम कर रहे हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको पढ़ते आना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट आपको समझते आना चाहिए, ठीक है। तो बोल दिया है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड एंड क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड। फिर एक्ट आने के पहले जो ऑडिट कमेटी थी उन्हें 1 साल का टाइम दिया गया कि 1 साल में आप नए एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अपना कॉन्स्टिट्यूशन या रिकॉन्स्टिट्यूशन करना। फिर जो ऑडिट कमेटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई करता है उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। ऑडिट कमेटी जो है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई करता है उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को ये काम सौंप के रखता है, ये काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बिहाफ पर किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिट कमेटी। पहला क्या करना, इस बारे में अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, है ना। फिर ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है या नहीं इस चीज को क्या करना, मॉनिटर करना और रिव्यू करना। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऑडिट रिपोर्ट का भी क्या करना, एग्जामिनेशन। एंड जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है उन्हें चेक करते हैं। फिर रिलेटेड पार्टी के रिलेशनशिप में क्या दे सकते हैं हम, ओमनीबस अप्रूवल, ओमनीबस अप्रूवल अपन 188 के साथ में पढ़ेंगे, है ना। फिर ऑडिट कमेटी जो रहेगी वो कमेंट्स करेगी ऑडिटर्स के ऊपर, इंटरनल ऑडिट कंट्रोल सिस्टम पर, स्कोप ऑफ ऑडिट के ऊपर, एंड ऑडिटर ने जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं ऑडिट करने के बाद, ऑडिटर के द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उन ऑब्जर्वेशन के बारे में वो बता देगा, है ना। फिर इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो हैं उन्हें वो बुला सकते हैं अपनी मीटिंग के अंदर डिस्कशन करने के पर्पज से, बट उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं। फिर ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उस मैटर पर जो मैटर उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा रेफर किया गया है ना, फिर वो इस पर्पज से प्रोफेशनल एडवाइस ले सकती है ना, और पूरा एक्सेस रहेगा उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको देखने का उसके पास क्या रहेगा, पूरा राइट रहेगा। फिर जो केएमपी हैं और ऑडिटर हैं, तो ऑडिट कमेटी की जब मीटिंग होगी तो उसमें उन्हें बुलाया जा सकता है किसी भी मैटर को डिस्कस करने के पर्पज से। फिर ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उन्होंने ऐसा क्यों किया है इस बारे में उसे कहां बताना पड़ता है, रिपोर्ट के अंदर बताना पड़ता है ना। तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो, क्या एक्सेप्ट कर ले, रिकमेंडेशन जो किसने दी है, ऑडिट कमेटी ने, और अगर आप ऐसा
कारण बता दो, कारण बता दो कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। ओमनिबस अप्रूवल अपन एक बार 188 पढ़ते हैं, उसके साथ देखें। फिर सेबी के अकॉर्डिंगली कंपोजिशंस दिया है ना, इसको आप पढ़ लेना, इसमें समझाने जैसा अलग से कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट अलग से आ सकता है इसके ऊपर। विजिल मतलब क्या पढ़ा था हमने, सतर्क रहना, सावधान रहना, है ना। हाँ मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, मशीनरी, सिस्टम, प्रोसीजर। तो यहाँ यहाँ यही बोला है कि जिन जिन कंपनीज ने पब्लिक से क्या एक्सेप्ट किया है, डिपॉजिट, एंड जिन कंपनीज की क्या बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग कितने से ज्यादा है, उन्हें विजिल मैकेनिज्म देना जरूरी है। एंड लिस्टेड कंपनी के केस में भी ये कंप्लाई करना जरूरी है ना। तो विजिल मैकेनिज्म के प्रोविजन एक तो किस पे लगते हैं सारी, दूसरा उन कंपनीज पर जिस पे पब्लिक से, अब ये स्टार्टिंग की दो कैटेगरी तो पब्लिक ही होगी, है ना, बट ये तीसरी कैटेगरी की कंपनी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा है, हालांकि यहाँ भी वर्ड कौन सा लिखा है, बट पब्लिक से डिपॉजिट केवल पब्लिक कंपनी ही एक्सेप्ट कर सकती है। यहाँ कंपनी में दोनों आ जाएगी, प्राइवेट भी आ जाएगी और हाँ, बट उनकी पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा हो, 50 करोड़ से ज्यादा। ठीक है। अब ऑडिट कमेटी की ड्यूटी बनती है कि कंपनी में विजिल मैकेनिज्म के प्रोविजंस क्या किए जाएं, कंप्लाई। किसकी ड्यूटी बनती बेटा, ऑडिट कमेटी की ड्यूटी बनती है, वो चेक करती रहे कि कंपनी में काय के प्रोविजन कंप्लाई हो रहे हैं, विजिल मैकेनिज्म के प्रोविजन कंप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। एंड अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो ये काम कौन करेगा, बोर्ड ऑफ। फिर बोल दिया है क्या कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नॉमिनेट कर देंगे एक डायरेक्टर को जो ऑडिट कमेटी का रोल प्ले करेगा, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो विजिल मैकेनिज्म के पर्पस से। अब विजिल मैकेनिज्म में हम ये प्रमोट करते हैं, क्या प्रमोट करते हैं, कि जो डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस पर सारी चीजें चेक करते रहे। क्या चेक करते रहे, कि कंपनी में किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कंपनी में किसी तरह से गड़बड़ी तो अगर हो रही है तो उसकी इंटीमेशन फटाफट से किसको दे दें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दें, ऑडिट कमेटी को दे दें, ताकि उसी समय उन चीजों पर क्या लिया जा सके, एक्शन लिया जा सके। अब मालूम पड़ा किसी एम्प्लॉय ने बताया कि डायरेक्टर गड़बड़ी कर रहा है, एंड डायरेक्टर ने उसको बोला मैं तेरे को देख लूंगा, और बाद में डायरेक्टर ने उसे देखा, तो अच्छा लगेगा क्या। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि उसे विक्टिमाइज न किया जाए, हम चाहते हैं उसे एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाए। एडिक्वेट सेफगार्ड प्रोवाइड किए जाए मतलब कि उसे उसके साथ कभी कुछ गलत होगा नहीं, ये देखा जाए। ठीक है। तो ये प्रोटेक्ट करना उसको बहुत जरूरी है। फिर अगर कोई झूठी कंप्लेंट लेकर आता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने मनमाने तरीके से काम करोगे, अगर आप किसी भी तरह से क्या लेकर आते हो, झूठी कंप्लेंट लेकर आते हो, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलिए हो जाएगा ये। एंड ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपको विजिल मैकेनिज्म के बारे में, डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर आपको विजिल मैकेनिज्म के बारे में बताना पड़ेगा, कैसे काम कर रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें आपको बताना पड़ेगा। हो जाएगा ये। नेक्स्ट एनआरसी, कौन सा सेक्शन है, हाँ तो जो कंपनी में डायरेक्टर का क्या होता है, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन, वो सब कंसीडर करने के पर्पज से कंपनी में कमेटी होती है, किस नाम से, एनआरसी के नाम से। किस नाम से होती है बेटा, एनआरसी के नाम से। तो एनआरसी की ड्यूटी बनती है सेक्शन 178 के अकॉर्डिंगली डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, उनका परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को क्या करती रहे, चेक करती रहे। ठीक है। अब एनआरसी का अपॉइंटमेंट कौन कौन सी कंपनी में जरूरी है, तो पहला बोल दिया है हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एनआरसी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। दूसरा क्या बोला, ऑल मतलब प्राइवेट पे प्रोविजन, एंड सेम प्रोविजन है जैसा हमारे आईडी के थे, जैसा हमारे एसी के थे, एनआरसी के भी वही है, मतलब वही पीटीबी 10 हो या उससे ज्यादा, कितना है तो होगा, अदरवाइज नहीं। फिर एनआरसी में कम से कम 3 या ज्यादा डायरेक्टर होंगे, एंड उनमें से 1/2 जो है वो कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। एनआरसी के अंदर कम से कम 3 या ज्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और मेजोरिटी के उसमें क्या होना चाहिए, आइडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी का जो चेयरपर्सन ना, वो एनआरसी का मेंबर तो बन सकता है बट एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी रिलायंस का चेयरपर्सन है ना,
तो वो एनआरसी में मेंबर तो बन सकता है, बट फिर कंपनी एनआरसी उन पर्सन्स को आइडेंटिफाइड करेगी जो कंपनी के डायरेक्टर बनने लायक है। पहले कहां से आइडेंटिफाइड करें? तो पहले आज जो सीनियर मैनेजमेंट है उसमें से, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनमें से हम क्या करते रहे? आइडेंटिफाइड करते रहे। क्या आइडेंटिफाइड करते रहे? कि हाँ यार इस व्यक्ति में दम लग रहा है, ये हमारा डायरेक्टर बनने लायक है ना। फिर क्या करेंगे कि क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली डायरेक्टर काम कर रहा है या नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पॉलिसीज के बारे में रिकमेंडेशन कैसे देना, ये सारी चीजें चेक करने की ड्यूटी किसकी बनती है? एनआरसी। सारी चीजें चेक करेगा कौन? एनआरसी, है ना। तो जो इंफॉर्मेशन सप्लाई की जा रही है उसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि लेवल और कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन कैसा है? रीजनेबल। मतलब डायरेक्टर को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो कैसा है? रीजनेबल। क्योंकि यार अगर उसे बहुत कम रेम्यूनरेशन दोगे तो चांसेस है कि वो कंपनी छोड़ के चला जाएगा, और अगर आप उसे ज्यादा दो तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के अगेंस्ट हो जाएगा वो। फिर क्या रिलेशनशिप होना चाहिए परफॉर्मेंस का रेम्यूनरेशन से। आपका जितना अच्छा क्या है परफॉर्मेंस, उतना अच्छा क्या रहेगा? रेम्यूनरेशन, है ना। फिर तो डायरेक्टर है, केएमपी है, सीनियर मैनेजमेंट वाले हैं, इनको जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो फिक्स्ड और इंसेंटिव्स दोनों के बेसिस पर रहेगा। इंसेंटिव्स मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस बेसिस पर। यार जिसका जितना अच्छा क्या है परफॉर्मेंस, उतना अच्छा उसे क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन। फिर एनआरसी की जो पॉलिसी है वो कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड करा देंगे हम। इवन उसका डिस्क्लोजर किया जाएगा कहां पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आया? तो पुरानी वाली एनआरसी को 1 साल के अंदर नए एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली हमें क्या कर लेना है? रिकॉन्स्टिट्यूट कर हो जाएगा ये। फिर ये सेबी के प्रोविजंस दिए लगभग सेम है, देखना ड्यूटीज अभी अपन ने ऊपर पढ़ ली वही दी भी है। नेक्स्ट एसआरसी। एसआरसी बोले तो हमारे जो स्टेक होल्डर है उनके साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे होना चाहिए कि चकाचक होना चाहिए? हाँ, तो स्टेक होल्डर कौन होता है? जिसका पैसा लगा है कंपनी के अंदर। तो जो शेयर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, डिपॉजिटर्स है, सिक्योरिटी होल्डर है, ये सब मिलजुल कर क्या कहलाते हैं? स्टेक होल्डर। क्या स्टेक होल्डर का कंपनी में क्या लगा हुआ है? पैसा। तो हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने कंपनी को पैसा दिया है, जिनके पैसों से कंपनी चलाई जा रही है, तो वो कभी भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो उनको, और अगर उन्हें किसी भी तरह की क्या हो रही है तो उस प्रॉब्लम का क्या दिया जाए? सॉल्यूशन दिया जाए। ये चीज आई समझ में? तो इस पर्पज से हमने बोला कि अगर कंपनी में 1000 से ज्यादा स्टेक होल्डर है, अगर कंपनी में क्या है, हाँ, तो क्या करना है आपको? एसआरसी बनानी पड़े। एसआरसी का जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा ना। इसकी ड्यूटी बनेगी कि जो शेयर होल्डर की जो भी क्या रही है ग्रीवेंसेस, उनको क्या करे? कंसीडर करे, उन्हें रिजॉल्व करे। फिर ये जनरल मीटिंग में भी आएगा शेयर होल्डर की क्वेरीज का आंसर करने के पर्पज से। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? आरएमसी। आरएमसी के प्रोविजन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं दिए हैं, केवल कहां दिए हैं? तो केवल सेबी में दिए, मतलब केवल किस पे लगेंगे? अनलिस्टेड कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं टॉप 100, है ना, टॉप 100 कंपनी के आ, अब नोटिफाइड होकर कितना हो गया है ना। तो उन कंपनीज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी बनती है, क्या ड्यूटी बनती है? कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाए। काहे के लिए बनाए? ताकि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी क्या है उसका वो क्या कर सके? इवेल्युएशन कर सके, चेक कर सके, उनको सारी चीजों को देख सके। इसके लिए क्या बनाना जरूरी है? रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना जरूरी। ठीक है। फिर उसमें कितने डायरेक्टर्स होंगे, क्या होगा, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, एंड साल भर में उसे कम से कम एक मीटिंग करना जरूरी। ये समझ में आया? नेक्स्ट सेक्शन 179। क्या हेडिंग है 179 का? तो हमने पढ़ा था बेसिकली कंपनी के पावर किस किस के पास होते हैं? कुछ पावर किसके पास है? कुछ पावर किसके पास है? जो पावर बोर्ड के पास है उसमें शेयर होल्डर इंटरफेयर, बट उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट जो पावर उसमें बोर्ड कभी भी इंटरफेयर और उसके कोई एक्सेप्शन भी। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पावर कहां यूज करेगा? 173 पढ़ लिया अपन ने, या वो कैसे कर सकता है? 175। जबकि शेयर होल्डर अपने पावर कहां यूज करेगा? या पोस्टल बैलेट से। ठीक है।
एंड जो किसी के भी पास नहीं है, मतलब कंपनी के ऐसे पावर जो ना तो किसके पास है, बोर्ड के पास, ना किसके पास है, शेयर होल्डर, दोनों में से किसी के भी पास, उसका क्या है 179। तो हमने पढ़ा था जिसका कोई भी, उसका कौन होता है, एंड 179 के अकॉर्डिंगली वो पावर किसके पास होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो सारे काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकती है जो कौन कर सकता है, कंपनी। जो काम करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है, वो सारे काम कौन कर सकता है, वापस से क्या बोला, वो सारे काम कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। तो जो पावर शेयर होल्डर के पास है वो तो शेयर होल्डर यूज करेगा, जो पावर बोर्ड के पास है वो, और जो किसी के भी पास, वो 179 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। इसे हम रेसिड्यूरी पावर बोल सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है, शेड्यूल फर्स्ट वाले पावर सेंट्रल के पास है, शेड्यूल लिस्ट सेकंड वाले पावर किसके पास है, स्टेट, लिस्ट थर्ड वाले, और जो किसी के भी पास, वो रेसिड्यूरी पावर कहलाते हैं। और रेसिड्यूरी पावर किसके पास होते हैं, सेंट्रल के पास। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ये जो पावर हैं वो केवल कहां एक्सरसाइज करेंगे, इसका मतलब लिस्ट अच्छे से याद होना चाहिए, पहले भी बोला था मैंने, है ना। फिर ये जो तीन कैटेगरी के पावर हैं, डी, ई और, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो इसे डेलीगेट कर सकते हैं अपनी कमिटी बनाकर। कमिटी को उन पावर्स को क्या किया जा सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है। और डेलीगेशन करते समय आपको डेलीगेशन बोर्ड मीटिंग में ही करना है, प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके करना है, क्या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो सारी चीजें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर बैंकिंग कंपनी के ऊपर ही प्रोविजन नहीं लगते हैं, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, इन पावर्स के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सरसाइज करेंगे, इन पावर के ऊपर शेयर होल्डर जनरल मीटिंग में क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। चलिए, कौन सा सेक्शन दिया है, 180, बहुत इंपॉर्टेंट है। 180 हमने सब सेक्शन के साथ याद रखा था, 180 1A और 1C। 180 किस पे नहीं लगता है, मतलब केवल किस पे लगता है, फिर 180 जो है वो बोलता है कि पावर किसके हैं, यूज भी कौन करेगा, बट पहले क्या लगेगी, किससे, कौन सा रिजोल्यूशन, मतलब ये पावर है किसके, यूज भी कौन करेगा, बट यूज करने से पहले पूछेगा, किससे पूछेगा कि हम ये काम करें या नहीं। जब शेयर होल्डर क्या दे देगा तो आप ये काम कर सकते। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्या करना है, सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, तीन चीजें हैं। सबसे पहले हम क्या करना चाहते हैं, सेल या किसको, होल या सब्सटेंशियली होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, या कंपनी के पास एक से ज्यादा अंडरटेकिंग है तो उनमें से कोई एक। सिंपल वर्ड में कंपनी की जो अंडरटेकिंग है हम उन्हें सेल, लीज या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। वापस से बोलो, कंपनी की क्या है जो हम उसे सेल, लीज या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें पहले किसकी अप्रूवल लगेगी, कौन सा रिजोल्यूशन पास करके, बोले अंडरटेकिंग क्या होती है। तो अंडरटेकिंग के लिए दो तरह से अप्रोच बताई गई है। हम असेट्स का इन्वेस्टमेंट देख लें, या ये देखें कि असेट्स से हमें कितनी इनकम मिल रही है। या तो हम क्या देख लें, असेट्स से तो उसमें कितना पैसा हमने लगा रखा है, या दूसरा हम क्या देखें, ये बस नहीं, उस असेट से हमें इनकम कितनी हो रही है। तो असेट्स में अगर इन्वेस्टमेंट एक्सीड करता है कितना, 20% ऑफ नेटवर्थ काय में से लूं, जैसे कंपनी की नेटवर्थ है 2022 की बैलेंस शीट में 500 करोड़, तो उसका क्या निकला, कितना आया। तो ऐसी असेट जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ या उससे 100 करोड़ से ज्यादा है, किससे ज्यादा है, एक्सीड लिखा है, 100 करोड़ से ज्यादा है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, अंडरटेकिंग। ऐसे अंडरटेकिंग को हम सेल करें, लीज पे दें, या पहले किसकी अप्रूवल लगेगी, कौन सा रेजोल्यूशन पास करते हैं, या ऐसी असेट जिससे हमें इनकम मिल रही है, ऐसी असेट जिससे हमें कितनी, 20% या ज्यादा, कितनी मिल रही है, काय का, टोटल इनकम का। टोटल इनकम कब की, प्रीवियस ईयर की। जैसे प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम हमारी 2000 है, उसका कितना, तो 400 करोड़ या उससे ज्यादा। यहाँ एक्सीडिंग लिखा है, यहाँ 20 और मोर लिखा है, यहाँ एक्सीडिंग ही लिखा है, यहाँ 20 नहीं है इस वाले में, यहाँ 20 भी चलेगा और मोर। फिर बोले सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, तो बोले जो अंडरटेकिंग आई है ना,
उसकी वैल्यू का 20% या उससे ज्यादा। जैसे अंडरटेकिंग कितनी थी, अब उसका हमने क्या निकाला, कितना आया, अब मैंने इस 100 करोड़ में से 25 करोड़ की अंडरटेकिंग सेल कर दी। कितने की अंडरटेकिंग, तो देखा जाए तो मैंने अंडरटेकिंग तो सेल, बट सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग सेल किया, सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग सेल। तो जितनी मेरी अंडरटेकिंग की वैल्यू है ना, उसका 20% या उससे ज्यादा अगर मैं सेल कर रहा हूं तो सब्सटेंशियली होल ऑफ द अंडरटेकिंग हो जाए। ये पॉइंट आ गया समझ में। फिर अब अगर हमने अंडरटेकिंग बेच दी और पहले किससे नहीं पूछा, वापस से हमने क्या किया अंडरटेकिंग, बट पहले किससे नहीं पूछा, तो ऐसी सिचुएशन में बायर को प्रॉपर्टी मिल जाएगी क्या, नहीं। लेकिन अगर बायर ने प्रॉपर्टी गुड फेथ में कंसिडरेशन के बदले में ली है, उसे ये मालूम कि किसी तरह से गड़बड़ी हो रही है, किसको मालूम नहीं था, क्या मालूम नहीं था, ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर उसके राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। या क्या बोला है आपने, ट्रांजैक्शन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस किया है। जैसे क्या है बेटा, आपका काम धंधा या एसेट्स बेचना और खरीदना है, वो आपने बेच खरीद दी, तो जब रेगुलर बिजनेस ही मेरा ये है तो इसको करने के लिए मैं शेयर होल्डर से पूछूंगा थोड़ी, नहीं पूछूंगा यार, सीधी सी बात। पॉइंट आ गया समझ में अपने को। फिर बी, हम क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट। तो कहां करो इन्वेस्ट, कौन सा पैसा जो एज अ, देखिए हमारी कंपनी का क्या हुआ है, मर्जर अमलगमेशन के कारण हमें क्या मिला, उस कंपनसेशन के अमाउंट को हमें क्या करना है, कहां पर करो, शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत। बट अगर आप ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप, तो आपको किससे पूछना पड़ेगा, पहले बिना शेयर होल्डर से पूछे नहीं कर, है ना। फिर 180(1)(c) में हमें बताया है मैक्सिमम बोरोइंग हम कितनी कर सकते हैं, तो बोल दिया है एग्रीगेट ऑफ पीएफएस, पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व और के 100% तक कर सकते हैं बिना शेयर होल्डर से पूछे। लेकिन अगर हमें उससे, तो पहले शेयर होल्डर अगर हमें परमिशन तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये समझ में आया। फिर बोला ये जो बोरोइंग आप कर रहे हो इसमें टेम्परेरी लोन को इंक्लूड नहीं किया है। बोले टेम्परेरी लोन क्या होता है, ऐसा लोन जो रिपेबल ऑन डिमांड है या पेबल विद इन, हाँ, जैसे कि शॉर्ट टर्म क्रेडिट अरेंजमेंट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, इशू ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स या सीजनल कैरेक्टर के लोन है, ये सारी चीज। ये समझ में आ गया अपने को। बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के पर्पज से लोन लिया है तो वो क्या नहीं है, टेम्परेरी लोन नहीं। और अगर वो टेम्परेरी लोन, तो वो लिमिट के अंदर दिया जाए। फिर वही बोला है कि अगर एक्सेस ले लेते हैं बिना किससे पूछे, तो अगर कैसे लिया था, बिना इस बात की जानकारी के कि पावर एक्सीड हो रहे हैं, तो हमारे राइट प्रोटेक्ट कर लेगा, कौन करेगा, लॉ। बट अगर मालूम था हमें तो फिर हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं। ये समझ में आया अपने को। फिर डायरेक्टर से जो हमें पैसा लेना है ना, उसकी रिकवरी को हम क्या करना चाहते हैं, रेमिट। रेमिट मतलब छोड़ देना, वेव कर देना, या हम उसे रीपेमेंट का और टाइम देना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले किससे पूछना पड़ेगा, बिना शेयर होल्डर से पूछे ये काम नहीं होंगे। समझ में आया ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया है, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, है ना, क्या दिया हुआ बेटा, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, है ना। तो 3 सेक्शन दिए हैं कंट्रीब्यूशन के, कौन कौन सा है। 181 क्या बोलता है कि अगर बोनाफाइड चैरिटेबल पर्पस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस पर्पस से, हाँ, क्या कंपनी के फंड को कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो कर सकते हैं, कितना, 5% ऑफ प्रीसीडिंग 3, उससे अगर, तो किसकी अप्रूवल लगेगी, शेयर होल्डर की। कौन सा रेजोल्यूशन, एंड वो कहाँ होगा, बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है और आरबीसी से भी हम बोर्ड की अप्रूवल दे सकते हैं। ठीक है, तो 5% तक बोर्ड करेगा, एंड बोर्ड की कंसेंट बोर्ड मीटिंग में भी हो सकती है और आरबीसी से। बट अगर इससे, तो पहले किससे पूछना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स। ठीक है। फिर 182 किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी को या उसके बेनिफिट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को या उसके, हम अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्ट
क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं वापस से। क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली पैसा दें या उसके बेनिफिट के लिए, तो वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन केवल नॉन गवर्नमेंट कंपनी कर सकती है। मतलब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के पर्पज से कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी तो दे ही, कौन सी कंपनी दे सकती है, अगर वो ये तीन कंडीशन पूरी करे तो। पहला, उसका कम से कम मतलब एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अगर है जिसे अभी 3 साल, वो कर सकती है क्या, नहीं वो नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर दूसरा क्या, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, कितना ही दे सकते हैं, कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। केवल कहां पर, कैसे नहीं, आरबीसी से नहीं। फिर नेशनल डिफेंस फंड, इसमें कंट्रीब्यूशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए क्या, ये भी नहीं, कोई भी कर सकता है, किसी भी लिमिट तक कर सकता है, बोर्ड मीटिंग में भी, आरबीसी से भी, कैसे भी किया जा सकता हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्या दिया है, ये बात 184 जो है वो प्राइवेट कंपनी पे भी लग रहा है और पब्लिक कंपनी पर भी लग रहा है। 184 जो है किस पे लग रहा है, तो चाहे डायरेक्टर पब्लिक कंपनी का हो, चाहे अगर वो क्या है कंसर्न या इंटरेस्टेड, अगर वो क्या है कंसर्न या किसी भी या अरेंजमेंट में, या वापस से कौन है जो डायरेक्टर है ना, अगर वो क्या है कंसर्न या इंटरेस्टेड, चाहे में किसी भी, या हाँ जो किया जा रहा है किसके साथ, या किसी भी फर्म या अदर एंटिटी जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है या ऑनर है, या उसकी ड्यूटी बनती है कि क्या डिस्क्लोज करे, अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे। तो सबसे पहले तो पहला पैराग्राफ हमें सिंपली ये बोलता है कि अगर आप कोई भी कंसर्न या क्या रखते हो, इंटरेस्ट किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, तो आपको अपना इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर के लिए हमने पढ़ा था अपॉइंटमेंट के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग में आप उसमें करेंगे, या हर फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और डिस्क्लोजर के बाद अगर कोई चेंज आता है तो चेंज आने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें। ठीक है, फिर ये डिस्क्लोजर कहां रखा जाएगा कंपनी के, कितने साल तक, 8 साल तक संभाल के रखेंगे, इसकी सेफ कस्टडी में रहेगा, है ना। एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट किसके पास हो रहा है, किसी जिसमें डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर के साथ मिलकर कितनी होल्डिंग रखता है, हाँ, या डायरेक्टर उसमें प्रमोटर मैनेजर या क्या है, तो वो अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेगा कंपलसरीली। एंड फिर उस मीटिंग में क्या नहीं करेगा, अगर वो कौन सी कंपनी का है, अगर वो तो कर सकता है, या कोई फर्म या अदर एंटिटी जिसमें डायरेक्टर क्या है पार्टनर, उनके साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप अपना इंटरेस्ट ये डिस्क्लोज करना तो प्राइवेट को भी जरूरी है, और हाँ बट पार्टिसिपेट कौन नहीं करेगा, प्राइवेट वाला कर सकता है प्राइवेट। क्या है समझ में अपने को। फिर क्या बोला, जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था तब उसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड, बाद में अगर वो क्या हो जाता है, तो इंटरेस्टेड होने के बाद इमीडिएटली जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिस्क्लोजर दे दें, इंटरेस्टेड होने के बाद इमीडिएटली क्या होती है जो उसमें डिस्क्लोजर दे दें, समझ में आया। फिर क्या हेडिंग है, तो कौन सी कंपनी का डायरेक्टर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि पार्टिसिपेट नहीं करे, है ना। और बोल दिया अगर दूसरी कंपनी में आपका इंटरेस्ट 2% या उससे ज्यादा है तो ही आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है, अदरवाइज डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। हो जाएगा, बिना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करे हुए अगर ट्रांजेक्शन हुआ है तो ट्रांजेक्शन कैसा है, किसके ऑप्शन पर, कंपनी के ऑप्शन, और इस प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया तो 1 साल की सजा है, 1 लाख का फाइन, इवन 167 में ऑफिस क्या हो जाएगा, वेकेंट। याद आया। नेक्स्ट क्या दिया है, 185 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
185 के मेजर दो सेक्शन है, सब सेक्शन है। सबसेक्शन